प्रेसिडेंट हीरो के साथ बाकी दो चेयरमैन इस बात को लेकर परेशान थे कि अब उनकी रेपुटेशन का क्या होगा। तो सियोना उन तीनों को दिलासा देते हुए कहती है कि योहान ने आप लोगों के ऊपर सिर्फ इल्जाम लगाए हैं और योहान के कह देने से ये इल्जाम सच तो नहीं हो जाएंगे ना। सियोना की ये बात सुनते ही वो तीनों राहत की सांस लेते हैं। ऑफिस में किम योहान से पूछता है तो क्या तुमने डॉक्टर सेफ्टी को किडनैप कर लिया ताकि वो तुम्हारे पक्ष में गवाही दे सके। तो योहान हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है कि मेरे पास में और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। योहान की इस एक्शन से किम बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो योहान से पूछता भी है कि क्या सच में तुमने डॉक्टर सेफ्टी को तरस खाकर पैसे दिए थे या फिर उनको पैसे देने के पीछे भी तुम्हारा कोई स्वार्थ छुपा था। तो योहान किम की बातों का जवाब देते हुए कहता है कि मुझे डॉक्टर सेफ्टी के लिए शुरुआत से ही बुरा लगता था, तो तुम अपने मन में ही ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। योहान की ये बात सुनने के बाद किम मुझसे पूछता है तो क्या सच में तुमने सोयुन के ऊपर हमला नहीं करवाया था। तो योहान कहता है अब तो तुम्हें मुझ पर बिलीव कर लेना चाहिए क्योंकि मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। इस बात पर किम मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम वैसे किस्म के ही इंसान हो और इस बार तुमने सोयुन को इसलिए चोट नहीं पहुंचाई क्योंकि वो तुम्हारे रास्ते के बीच नहीं आ रही थी। किम योहान से पूछता भी है तो क्या तुम जानते हो कि सोयुन को किसने नुकसान पहुंचाया होगा। इस सवाल का जवाब देते हुए योहान कहता है कि वो कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगले दिन सियोना एक ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशनल स्पीच देने जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी लड़कियों के लिए था जो कि या तो अनाथ है या फिर उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है इन टर्म्स ऑफ फैमिली। सियोना जैसे ही उस ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचती है वो देखती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर एक लड़की को डांट रही थी। सियोना ये भी नोटिस करती है कि उस लड़की के माथे पर एक चोट का निशान था। उस लड़की के वहाँ से जाने के बाद में डायरेक्टर सियोना से कहती है कि उसे ऐसे नीच लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये लोग किसी के सगे नहीं होते और कभी भी तुम्हारा कीमती सामान चुरा सकते हैं। सियोना जैसी ही बात सुनती है उसके चेहरे से सारे एक्सप्रेशंस गायब हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्टर की बातें सुनकर उसे अपने बचपन की याद आ रही थी। सियोना का लेक्चर बहुत ही ज्यादा क्रीपी होता है क्योंकि वो अपने लेक्चर के जरिए सभी लड़कियों को बताती है कि बचपन में उसकी मम उसे ड्रंक होकर बहुत मारा करती थी और सियोना को लगता था कि उसकी मम उसे इसलिए मारती क्योंकि वो बहुत ज्यादा बदमाश है। सियोना की ये स्टोरी सुनकर अभी जो लड़की उससे कुछ देर पहले नीचे मिली थी वो भी सियोना से कहती है कि उसकी मॉम भी उसे ऐसे ही मारती है। सियोना एनोनिमसली अपनी स्टोरी बताते हुए कहती है सियोना की मॉम उसे इसलिए मारा करती थी क्योंकि उसकी मॉम एक सिंगल मदर थी और अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। सियोना को अभी सारी बातें बखूबी से समझ आ रही थी पर जब वो छोटी थी उसे ऐसा लगता था कि उसकी मॉम उसे इसलिए मारती है क्योंकि वो एक बुरी लड़की है जो कि हमेशा झगड़ा करती है और लोगों की चीजें चुराती है। सियोना ये भी बताती है कि उसके इस बिहेवियर की वजह से सभी लोग उसकी इंसल्ट करते थे और यहाँ तक कि उसे मारते भी थे। जब सियोना 12 साल की थी उसने एक वेल्दी फैमिली में काम करना शुरू किया। उस फैमिली में जो बच्चा रहता था वो काफी ज्यादा संस्कारी था और उसमें से हमेशा एक अच्छी सी खुशबू आती थी। उस बच्चे को देखकर सियोना को हमेशा लगता था कि अगर वो भी उस बच्चे जैसी बन जाए तो उसकी मॉम उसे फिर कभी नहीं मारेगी। इतना सब कुछ कहने के बाद सियोना वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों को अच्छा बनने का राज बताते हुए कहती है कि अच्छा बनने के लिए तुम सभी को अमीर बनना होगा क्योंकि तुम अच्छे तभी बन सकते हो जब तुम लोगों की जरूरतें पूरी करो और जरूरत पूरी सिर्फ और सिर्फ पैसे से होती है। सियोना उन लड़कियों से ये भी कहती है कि आगे बढ़ते वक्त तुम्हें दूसरों को पीछे खींचने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इतना कहने के बाद सियोना उन सारी लड़कियों से एक सवाल पूछती है कि अगर कोई अमीर आदमी तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तो तुम क्या करोगी। तो जवाब में एक लड़की कहती है कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी। उस लड़की के जवाब को सियोना गलत बताते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसे समय पर उस आदमी का फायदा उठाना चाहिए क्योंकि कानून कभी भी कमजोर लोगों का साथ नहीं देता। तो अपनी सुरक्षा खुद से करने के लिए हमें उस इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और फिर उसी एविडेंस के जरिए उस अमीर आदमी को ब्लैकमेल करना चाहिए ताकि वो हमेशा हमारे पैरों के नीचे रहे। सियोना जिस तरीके से ये स्टोरी बता रही थी उससे तो मुझे यही लग रहा था कि सियोना खुद की और चेयरमैन सीओ की बात कर रही है। मतलब चेयरमैन सीओ ने भी सियोना का फायदा उठाने की कोशिश की थी और सियोना ने उसी इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लिया और आज तक वो चेयरमैन सीओ को उसी रिकॉर्डिंग के जरिए डरा धमका कर अपने पैरों के नीचे रखती है। गेटिंग बैक टू द सीन इतना कहकर सियोना अपनी स्पीच खत्म करती है। वही लड़की सियोना से फिर से पूछती है कि अब तो आप कितनी अच्छी इंसान बन चुकी है तो क्या आपकी मॉम आपसे प्यार करने लगी है। तो सियोना उस लड़की के सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि मैंने मेरी मॉम को 12 साल की उम्र में ही खो दिया था। जाने से पहले सियोना उस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर को सीढ़ियों से धक्का दे देती है और वो लड़की सियोना का एक्शन देखने के बाद भी मुस्कुराती है। दूसरी तरफ एलिया को ये बात पता चल गई थी कि योहान ने उसकी व्हील चेयर में एक लोकेशन ट्रैकर डाला है। एलिया योहान पर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं कोई पालतू नहीं हूँ जो तुम्हारी पल पल की खबर रखूं और तुम किस हक से मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो। तो योहान चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ और रही बात तुम्हें किसी से ना मिलने देने की तो वैसे तो तुम इतनी स्मार्ट बनती हो ना तो तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ आई की
कि कोई भी बिना किसी मतलब के तुमसे बात नहीं करेगा। योहान एलिया से गुस्से में ये भी कहता है कि तुम हमेशा उस इंसान की तरफ क्यों हो जाती है जो तुम्हें थोड़ी सी भी हमदर्दी दिखा देता है। एलिया को योहान की ये सारी बातें बहुत बुरी लग रही थी। तभी ही किम वहाँ पर आता है और एलिया का साइड लेकर कहता है कि अगर एलिया को अकेलापन महसूस होता है तो क्या इसमें भी उसकी गलती है। किम योहान से ये भी कहता है कि एलिया का तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तो उससे थोड़ी तो हमदर्दी जताओ और उससे अच्छे से बात करो। इतना कहकर किम वहाँ से एलिया को लेकर चला जाता है और योहान भी किम की बातों पर गौर फरमाते हुए ऐसी बुक्स पढ़ता है जिसमें टीनएजर से कैसे बात किया जाता है ये सिखाते हैं। दूसरी तरफ किम एलिया को समझाते हुए कहता है कि मैंने भी अपने पेरेंट्स को 16 साल की उम्र में खो दिया था। एलिया किम से पूछती तो क्या तुम्हारे भी पेरेंट्स एक एक्सीडेंट की वजह से आज तुम्हारे साथ नहीं है। तो किम बताता है कि मेरे डैड के सारे पैसे एक आदमी ने ठग लिए थे और इसी इंसिडेंट की वजह से मेरे डैड बहुत कर्ज में डूब गए थे। इसी दुख में उन्होंने खुदकुशी कर ली और मेरी मॉम भी उनके जाने का गम नहीं सहन कर पाई और इसी ट्रॉमा की वजह से उनकी भी मौत हो गई। किम एलिया को बताता है कि वो भी बिल्कुल उसी के जैसा था और उसे भी घर पर अकेला रहना नहीं पसंद था, तो वो बाहर जाकर किसी के भी साथ बातचीत करता था ताकि वो इस अकेलेपन को थोड़े समय के लिए भुला सके। एलिया किम की बातों से काफी रिलेट कर पा रही थी और वो दोनों इसी तरीके से आपस में अपना गम बांटते हैं। योहान बुक की पहली लाइन पढ़ता है और उसे मुकम्मल करने के लिए एलिया के रूम के बाहर जाता है। वो पहली लाइन ये थी कि जब भी आप टीनेजर से बात करो हमेशा मुस्कुराओ, इससे वो कम जिद्दी बनेंगे। एलिया अपना दरवाजा जैसे ही खोलती योहान उससे मुस्कुराते हुए पूछता है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा था, क्या वो अच्छा था या बुरा था। योहान की बात सुनते से ही एलिया उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है, पर एक ही सेकंड बाद वो फिर से दरवाजा खोलकर योहान से पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि किम के मॉम एंड डैड को किस आदमी ने ठगा था। एलिया की इस बात का जवाब योहान मुस्कुराते हुए देता है कि जिस आदमी ने किम के पेरेंट्स को स्कैम किया उसने और कई सारे गरीब लोगों को भी लूटा है और इसी केस के काफी विक्टिम्स ने खुदकुशी कर ली। इतनी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद एलिया फिर से योहान के मुंह के ऊपर दरवाजा बंद कर देती है। बेचारा योहान अपने कमरे में मायूस होकर वापस लौट जाता है। अगले दिन प्रेसिडेंट ह्यू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करते और उस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी को बताते हैं कि योहान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल झूठ है। प्रेसिडेंट ह्यू सब लोगों से एक और झूठ कहते हैं कि योहान बाकी देशों से मिला हुआ है। प्रेसिडेंट ह्यू सभी लोगों में घोषित करते हैं कि अगर किसी को भी योहान के खिलाफ एक सबूत भी मिला तो वो उस इंसान को एक बड़ा रिवॉर्ड देंगे। कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेसिडेंट ह्यू की वाइफ उनसे कहती भी है कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी, पर प्रेसिडेंट ह्यू कहते हैं कि वो ये सब करके आम जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। किम को जब इस न्यूज के बारे में पता चलता है तो वो योहान से पूछता है कि तुम हर बार इतने पावरफुल लोगों से पंगे क्यों लेते हो, क्या तुम्हें एलिया की जरा सी भी चिंता है। तो योहान कहता है कि वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एलिया की चिंता ही करता रहता है। योहान का ये जवाब सुनने के बाद किम उससे कहता है कि तुम मुझे फाउंडेशन की हर वो इन्फॉर्मेशन दे दो जो तुम्हारे पास मौजूद है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। साथ ही साथ किम ये भी कहता है कि वो कोई भी इलीगल चीज नहीं करेगा ताकि किम के पेरेंट्स या फिर सोयुन को उसकी वजह से शर्मिंदगी महसूस हो। किम की ये बात सुनने के बाद योहान उससे कहता है कि तुम्हें जो लगता है तुम वो करो। किम योहान से पूछता है कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है। तो योहान मुस्कुराते हुए कहता है डिवाइड एंड रूल। अगर वो सभी लोग साथ रहे तो हम लोग उनका बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे, पर अगर उनकी नींव थोड़ी सी भी हिल गई तो ये हमारे लिए जैकपॉट साबित होगा। अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए योहान सबसे पहले चेयरमैन मिन की कंपनी में जाता है। कंपनी के अंदर पहुंचने के बाद योहान वहां पर सिर्फ 7 मिनट रुकता है और जाते जाते वहां की असिस्टेंट से चेयरमैन मिन की कंपनी का एक एनवलप ले लेता है और उस एनवलप में बाहर बट रहे पर्चे जो कि चेयरमैन मिन के रिजाइन के बारे में थे, उन्हीं पर्चों से उस एनवलप को भर देता है। योहान की कंपनी से बाहर जाते वक्त रिसेप्शनिस्ट योहान के हाथ में वो एनवलप देखकर घबराते हुए चेयरमैन पार्क को कॉल करती है। चेयरमैन पार्क को लग रहा था कि चेयरमैन मिन ने योहान के साथ में कोई डील की है जिससे कि वो इस कंट्रोवर्सी से बच सके। चेयरमैन पार्क बिना कोई समय गवाए योहान को लंच पर इनवाइट करते हैं। लंच के वक्त योहान का पूरा टाइम बस खाने पर ही था और वही उसके सामने बैठे चेयरमैन पार्क पूरी कोशिश करते हैं कि वो योहान के मुंह से वो सारी बातें निकलवा सके जो कि योहान ने चेयरमैन मिन के साथ की है। जब योहान उनसे एक शब्द भी नहीं कहता तो चेयरमैन पार्क चेयरमैन मिन की बुराई करने लगते हैं। यही नहीं, चेयरमैन पार्क योहान की गुड बुक्स में रहने के लिए योहान को एसआरएफ का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भी देते हैं। दूसरी तरफ जब चेयरमैन मिन को पता चलता है कि योहान ने चेयरमैन पार्क के साथ एक प्राइवेट मीटिंग की है तो वो भी योहान को लंच पर इनवाइट करते हैं। योहान चेयरमैन मिन के साथ में भी वही पैतरा आजमाता है जो कि उसने चेयरमैन पार्क पर इस्तेमाल किया। चेयरमैन मिन भी योहान के जाल में फंस जाते हैं और चेयरमैन पार्क की बुराई करने के साथ साथ
एसआरएफ के बाकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी योहान को दे देते हैं। योहान सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट किम को दे देता है ताकि वो उसकी अच्छे से स्टडी कर सके। अब जब दोनों चेयरमैन योहान से मिल ही चुके थे तो प्रेसिडेंट हियो कैसे पीछे रह सकते थे। प्रेसिडेंट हियो भी अपने आदमियों को भेजकर काइंड ऑफ योहान का किडनैप करवाते हैं और उसे अपने घर पर बुलाते हैं। प्रेसिडेंट हियो योहान को धमकी देते हुए कहते हैं कि वो योहान को आसानी से गायब भी करवा देंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। प्रेसिडेंट हियो योहान से भी पूछते हैं कि बाकी दो चेयरमैन ने योहान को कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए। चेयरमैन इसी बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि योहान अपने फोन से एक सोशल मीडिया ऐप पर लाइव जाता है और अपने सभी व्यूअर्स को बताता है कि वो इस वक्त प्रेसिडेंट हियो के साथ है। योहान सभी फैंस के सामने ऐसा दिखाता है कि प्रेसिडेंट हियो उसकी मदद कर रहे हैं एसआरएफ से जुड़े करप्शन के मामले में। प्रेसिडेंट हियो को समझ ही नहीं आ रहा था कि योहान ने उनके साथ क्या कर दिया। लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद योहान वहाँ से चला जाता है और प्रेसिडेंट हियो फिर से योहान के जाल में फंस जाते हैं। घर पर किम योहान को बताता है कि उसे एसआरएफ के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला क्योंकि दोनों ही चेयरमैन्स ने योहान को फेक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिए हैं। साथ ही साथ किम योहान को ये भी बताता है कि अब तक के आम जनता से उन्हें जितनी भी टिप्स मिली है वो सारी इतनी यूजफुल नहीं है। किम की सारी बातें सुनने के बाद योहान कहता है कि जितने भी लोगों ने उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो उन सबको रिवॉर्ड देना चाहता है ताकि वो आम जनता का कॉन्फिडेंस बढ़ा सके और बाकी आम लोगों से उसे और इन्फॉर्मेशन मिल सके। योहान की ये ट्रिक काम करती है और अगले दिन योहान प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी लोगों को बताता है कि अब उनके पास कई सारे खबरी है जो कि उन्हें एसआरएफ के बारे में खुफिया जानकारी देते हैं। साथ ही साथ योहान सभी को ये भी बताता है कि चेयरमैन मिन और चेयरमैन पार्क ने उसे एसआरएफ के बारे में काफी खुफिया इन्फॉर्मेशन दी है, पर जब योहान ने उनकी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक किया तो उनकी इन्फॉर्मेशन में काफी सारी गलतियां थी और इसीलिए अभी भी उस इन्फॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। योहान सभी को ये बताता है कि अब तक के एसआरएफ को डोनेशन के तौर पर 64 मिलियन मिल चुके हैं। यही नहीं, योहान इन सारी इन्फॉर्मेशन का श्रेय किम को भी देता है और सबको बताता है कि किम भी एसआरएफ की करप्शन को एक्सपोज करने में योहान की मदद कर रहा है। यही नहीं, योहान लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए किम की फैमिली का कॉन आर्टिस्ट वाला इंसिडेंट सभी लोगों के सामने रखता है। साथ ही साथ योहान किम की फैमिली फोटोग्राफ भी दिखाता है। ये चीजें देखकर सभी लोग किम के साथ सिंपैथाइज कर रहे थे, पर किम को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और किम योहान को जाकर इस बारे में कन्फ्रंट करता है तो योहान उससे कहता है कि उसे सिंपैथी कार्ड खेलना पड़ा क्योंकि इसी तरीके से वो सारी गुनहगारों को सही सजा दे पाएगा। किम योहान की बातों पर यकीन ना करते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इल्लीगल तरीके से किसी भी दोषी को सजा सुनाओ। किम की इन बातों पर योहान उससे कहता है जो सजा तुम्हारे माता पिता के गुनहगार को मिली है क्या तुम उससे संतुष्ट हो। अपने पेरेंट्स का नाम सुनते ही किम गुस्से में योहान से कहता है कि प्रोसिक्यूशन ने मेरे माता पिता के गुनहगार को जो भी सजा दी है उससे मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ, पर मुझे इस बात की खुशी है कि वो गुनहगार आज भी सलाखों के पीछे है। किम की सारी बातें सुनने के बाद योहान उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और उसे अपने साथ कहीं ले जाता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट और बाकी दो चेयरमैन इस बात को लेकर परेशान थे कि आने वाले हफ्ते में योहान उनकी सारी काली करतूतों को जनता के सामने लाकर रख देगा। उन तीनों को इतना परेशान देखकर सियोना उनसे कहती है कि इस परेशानी में चेयरमैन सियो उनकी कुछ मदद कर सकते हैं क्योंकि इस देश में उनकी बहुत इज्जत है और लोग उनकी बातें मानते भी हैं। जब दोनों चेयरमैन और प्रेसिडेंट चेयरमैन सीओ से मिलने जाते हैं तो चेयरमैन सीओ उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं क्योंकि जनता की शक की सुई चेयरमैन सीओ की तरफ भी तो थी। चेयरमैन सीओ उन तीनों को बताते कि जनता को चुप करवाने के लिए उन्हें किसी न किसी की बलि तो देनी ही होगी ना। चेयरमैन सीओ की ये बात सुनकर प्रेसिडेंट ही उनसे थोड़ा नर्वस होकर पूछते हैं कि क्या आपके जहन में कोई नाम है, तो चेयरमैन सीओ मुस्कुराते हुए सियोना का नाम लेते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि भलाई सियोना अपने काम में बहुत अच्छी हो पर वो है तो एक गुलाम ही ना, और गुलामों का तो काम ही होता है कि अपने मालिक के लिए कभी भी सूली पर चढ़ जाए। प्रेसिडेंट सीओ सियोना को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। इसके पीछे उनके पर्सनल ग्रजेस भी थे जो कि हम पहले ही देख चुके हैं और सियोना की आड़ में वो खुद को ही नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी निर्दोष साबित करना चाहते थे। चेयरमैन सीओ की ये बात वो तीनों ही अग्री करते हैं। आखिर ये लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी नरक में ढकेल सकते थे। योहान किम को उसी जेल में ले जाता है जहाँ पे किम के मॉम एंड डैड का दोषी अपनी सजा काट रहा था। पुलिसमैन से बात कर जब योहान उस ठग को किम से मिलने बुलाते हैं, किम जैसे ही उस ठग की शक्ल देखता है उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और वो पुलिस ऑफिसर से जाकर कहता है कि ये वो इंसान नहीं है जिसने मेरे माता पिता को ठगा था। पर पुलिस ऑफिसर किम को वो सारे प्रूफ्स दिखाने लगते जो कि ये साबित करते कि यही वो आदमी है जिसने पैसों का फ्रॉड किया था और काफी सारे लोगों को ठगा था।
किम पुलिस ऑफिसर से कहता भी है कि मैं उस इंसान का चेहरा कैसे भूल सकता हूँ जिसकी वजह से मेरी जिंदगी उजड़ गई, पर पुलिस ऑफिसर किम की कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। किम का शक बिल्कुल सही था और कुछ घिनौने पावरफुल लोगों ने सच में उस ठग को किसी और आदमी से बदल दिया था। किम ये धोखा सहन ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि इतने सालों से तो उसे यही लग रहा था ना कि उसके मॉम एंड डैड के गुनहगार को सजा मिल रही है। योहान किम को कंसोल करते हुए कहता है कि देखा ना तुमने, सिस्टम पावर के आगे कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि पावर सिस्टम को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकती है। अपने साथ हुए इतने बड़े धोखे को किम हजम ही नहीं कर पा रहा था। किम को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ में आखिर हो क्या रहा है। अपने अंदर दबे हुए इस गुबार को किम चीखते चिल्लाते और रोते हुए बाहर निकालता है। दूसरी तरफ चेयरमैन सियो जब अपने ऑफिस में वापस आते हैं तो सियोना उन्हें ताना मारते हुए कहती है कि क्या आपको याद है जब मैं पहली बार यहाँ पर काम करने आई थी तब तुमने मेरा फायदा क्यों उठाया था? तुम जानते थे कि मेरे पास में जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तुम ये भी जानते थे कि मैं उस समय बहुत छोटी थी, पर फिर भी तुम्हें मुझ पर दया नहीं आई। सियोना की सारी बातें सुनने के बाद चेयरमैन सियो रोने का नाटक करते हैं। उन्हें रोता देख सियोना उनसे कहती कि तुम क्यों रो रहे हो? क्योंकि रोना तो मुझे चाहिए क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद मुझे रोने का एक मौका भी नहीं मिला। सियोना चेयरमैन सियो को गले लगाकर उनके कान में कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी सारी करतूतों के लिए माफ किया। सियोना की ये बात सुनकर चेयरमैन सियो हैरान होकर उससे पूछते हैं कि क्या सच में तुमने मुझे माफ कर दिया? तो सियोना हाँ में जवाब देते हुए कहती है क्योंकि तुम इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान हो और तुम्हारे बूढ़े कंधों पर इस देश को बचाने की जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। इतना कहकर सियोना चेयरमैन सियो को जान से मार देती है। पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियोना अपने आप को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फाउंडेशन का चेयरमैन घोषित करती है और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। आई नो सियोना का कैरेक्टर नेगेटिव दिखाया गया है, पर मुझे वो सच में एक जीनियस लगती है और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, मैं उसके कैरेक्टर को हेट ही नहीं कर पा रही हूँ। मे बी क्योंकि उसके चार्म्स ही इतने अच्छे हैं, क्योंकि वो जब भी स्क्रीन पर आती है आपका सारा ध्यान सिर्फ उसी की तरफ होता है। रही बात है सारिफ को संभालने की, तो सियोना वो बहुत अच्छे से कर लेंगी क्योंकि चेयरमैन सियो तो सिर्फ उसके लिए एक मोहरा थी ना। और किम की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो योहान के हर सही और गलत काम में उसका साथ देगा क्योंकि अपने माता पिता की दोषी का सच जानने के बाद किम का कानून पर से भरोसा ही उठ गया है। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी